हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी समाज के एक बेहद खौफनाक सच्चाई को हमारे सामने बयां करती है। समाज के कुछ ऐसे रीति रिवाज जिन्हें लोग बिना कुछ बस सोचे समझे निभाते जा रहे हैं। पर क्या वो सभी रिवाज जो समाज हमें सिखाता है वो सही है? तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां एक आदमी के घर बच्चा पैदा होता है। वो भगवान से लड़का पैदा होने की दुआ मांगता है, लेकिन तभी अचानक नर्स आकर उसे बताती है कि उसे लड़की पैदा हुई है। और इसके बाद अगले दिन बहुत सा दूध गर्म किया जाता है और उस बच्ची को उसमें डुबाकर वो लोग मार देते हैं। जी हाँ, उस मासूम बच्ची को उन लोगों ने मार दिया। ये असल में उस गांव का एक पुराना रिवाज है, जिसमें वो बेटियों के पैदा होते ही उन्हें जान से मार देते हैं। इन सब के बाद हम मिलते हैं रामचरण नाम के एक अमीर आदमी से, जो अपने 5 बेटों के साथ उसी गाँव में रहता है। उनके घर में कोई भी लड़की नहीं है। रामचरण अपने बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढने की बहुत प्रयास कर रहा है, पर कोई भी लड़की उसे नहीं मिल रही। उसने अपने गांव के पंडित जगन्नाथ को भी इस काम में लगा रखा है, पर लड़की उस गांव में तो क्या आसपास के किसी भी गांव में मौजूद ही नहीं है, और होगी भी कैसे? ये लोग उसे पैदा होते जो मार जो देते हैं। लड़कियों की इस कदर कमी थी कि 12 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक देखने को कहीं भी नसीब नहीं हो रही। इन सब से रामचरण काफी परेशान था। उसके बेटे भी उसे इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि वो उनके लिए एक लड़की तक ढूंढ नहीं पा रहा है। लड़के जो कि लड़कियों के भेष लेकर नाचते हैं, उनके शो देखने जाया करते हैं, यहाँ तक कि सभी मिलकर टीवी पर भी बस इसी तरह की चीजें देखकर अपना मन बहला लिया करते हैं। वहीं रामचरण का पहला बेटा राकेश तो इस कदर परेशान था कि वो गाय यानी कि काऊ जैसे जानवर को ही अपनी भूख के लिए इस्तेमाल करता था। खैर, कुछ दिनों के बाद एक दिन राकेश का एक दोस्त पप्पू उसके पास आता और खुश होकर उसे बताता है कि उसकी शादी तय हो गई। ये सुनकर राकेश को खुशी तो हुई, पर उससे ज्यादा वो दुखी था, क्योंकि उसकी खुद की अभी तक शादी नहीं हुई। वो मुश्किल से हंसकर अपने दोस्त को बधाई देता है और घर आ जाता है, जहां पंडित जगन्नाथ रामचरण उनके बेटों की कुंडली में आए ग्रहों के बारे में बता रहे थे। तभी राकेश वहां आता और गुस्से में उन्हें बताता है कि वो दोनों बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, क्योंकि उन्हें तो लड़की मिलने से रही, पर पप्पू के पिता ने उसके लिए दुल्हन ढूंढ कर ले आए। लड़की का नाम सुनकर पंडित जगन्नाथ का कुछ माथा ठनक जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की मिली कहां से। इस बात की सच्चाई पता करने के लिए वो पप्पू के पिताजी से मिलने उसके घर जाते, जो अपने बेटे की शादी की तैयारी करते हुए घर की पुताई करवा रहा था। ये सब देखकर पंडित जगन्नाथ वहां से चले जाता है। कुछ समय बाद पप्पू की शादी का दिन आता है और सभी गांव वाले पागलों की तरह दुल्हन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दुल्हन तैयार होकर वहां आ जाती है और शादी शुरू हो जाती है। सब कुछ लगभग होने ही वाला था कि तभी लड़की के पिता पप्पू के पिता को बाहर लेकर जाते और उनसे 2 लाख रुपए मांगते। असल में ये वो पैसे थे जिसके बदले में उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके घर में करवाने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले लड़की को अपने घर लाने के लिए दिया करते। खैर, पप्पू के पिता बहू आने की खुशी में वो सारे पैसे दे देता है। तभी अचानक जब फेरे चल रहे थे, उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जिससे सबके होश उड़ जाते, क्योंकि यहाँ उन सभी को ये पता चल जाता है कि असल में जिसे पप्पू अपनी दुल्हन बना रहा है वो कोई लड़की नहीं बल्कि वो तो एक कम उम्र का लड़का है। ये सब देखकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते और पप्पू और उसके परिवार की पूरे गांव में काफी बेइज्जती होती है। उस लड़के के पिता ने पैसों के लालच में अपनी बेटे को बेटी बनाकर उन्हें बेच दिया, और इस तरह 15 साल के बाद हो रही गांव में शादी बर्बाद हो जाती है। इन सब के बाद एक दिन पंडित जगन्नाथ एक दूर गांव में पूजा करवाने के लिए जाता है, जहां आते वक्त काफी शाम हो जाती है, जिस वजह से उस घर के लोग उसे आज वहीं रुक जाने के लिए कहते हैं। ये बात सुनकर पंडित भी मान जाता है। अब अगली सुबह वो उसी गांव के नदी किनारे जाता है। वहां जब वो अपनी डेली रूटीन कर रहा था, तो उसी वक्त उसे एक लड़की के गाने की आवाज आती है। अब पंडित तो पहले ही लड़की की तलाश में था, इसीलिए वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देता और तुरंत उस आवाज का पीछा करते हुए जंगलों के बीच पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जो पेड़ पर बैठकर गाना गा रही है। पंडित कुछ देर तक उसे खड़े होकर घूरने लगता है। तभी अचानक लड़की की नजर भी उस पर पड़ती है। पंडित को देखकर वो लड़की काफी घबरा जाती है और तुरंत अपने घर की तरफ भागती है, लेकिन वो अब उसके पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी उसके पीछा करते हुए उसके घर तक आता है और उसके घर में घुसने लगता है। वहां उसे पता चला कि वो लड़की प्रताप नाम के आदमी की इकलौती बेटी है, जिसे उसने बड़ी ही मुश्किल से बचा कर रखा हुआ। जिसे पंडित ने देखा तो वो पूरी लड़की है। ये बात जानकर पंडित बहुत खुश हुआ। वो बिना समय गवाए रामचरण के घर की बात प्रताप से करने लगता है। अब प्रताप एक गरीब इंसान था, इसीलिए वो एक अच्छे खानदान में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता है। तभी पंडित उसे शादी के बदले 1 लाख रुपए दिखवाने की बात करता है, जो सुनकर प्रताप को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसने तो कभी सपने में भी इतनी बड़ी रकम देखी नहीं थी। इन सब के बाद आज पंडित की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत भागता हुआ रामचरण के घर पहुंचता है और फटाफट उसे प्रताप से मिलवाने के लिए उसके घर ले जाता है।
राकेश उस वक्त घर पर नहीं था। इस वजह से रामचरण अपने छोटे बेटे सूरज और पंडित जगन्नाथ के साथ प्रताप के घर के लिए निकल जाता। वो सभी किसी भी हाल में उस लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जब वो लोग प्रताप को राकेश की तस्वीर दिखाते हैं तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उन तस्वीरों में राकेश किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। असल में राकेश को पुलिस में जाना था, पर उस वक्त ये हो न सका। इस वजह से वो जब भी शहर जाता है तो हमेशा अपनी पुलिस की वर्दी में फोटो निकलवा कर लाता है। ये सब सुनकर प्रताप कहता है कि वो शादी के लिए तो तैयार है, लेकिन राकेश से नहीं बल्कि सूरज से। अब क्योंकि सूरज कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, इस वजह से उसका स्वभाव और व्यवहार वैसा ही था। पर सूरज तो छोटा बेटा है, इस वजह से रामचरण राकेश से पहले उसकी शादी नहीं करवा सकता। कुछ सोचने के बाद उसने प्रताप को 5 लाख रुपए के साथ 5 गाय भी देने का फैसला किया और उसकी बेटी कालकी की शादी और अपने 5 बेटों के साथ तय कर देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब एक लड़की को ढूंढने में उन्हें 10 साल लग गए तो बाकी सभी के लिए लड़कियां ढूंढते हुए वो मर ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आमतौर पर कालकी के पिता उसे बात मना कर देंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। कहानी आगे बढ़ती और कालकी की शादी महाभारत की पंचाली की तरह रामचरण के 5 बेटों के साथ हो जाती। शादी होने के बाद राकेश कैलेंडर लेकर बैठ जाता है और 5 भाइयों को एक एक दिन देता है कालकी के साथ रात बिताने के लिए। क्योंकि वो सबसे बड़ा था, इसीलिए सबसे पहले दिन वो खुद लेता है। उन सब की बातें सुन रामचरण जोर जोर से रोने लगता है और उससे कहता है कि उसने उस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए और इतनी मेहनत की है, इसीलिए कालकी के साथ एक दिन वो भी बिताएगा। जिसके बाद वो सुहागरात में उसके साथ सोने के लिए चला जाता। बेचारी कालकी उस वक्त सो रही थी, इस वजह से उसे पता नहीं होती कि उसके साथ उसका ससुर ही सोने वाला है। सुबह होते ही वो कमरे से बाहर चली जाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। रामचरण के घर में रघु नाम का एक छोटा लड़का भी था, जो उनका नौकर था। उसके दिल में कालकी के लिए सहानुभूति थी, जिस वजह से वो उसका ध्यान भी रखता है। दिन गुजरते गए और सभी बारी बारी कालकी के साथ सोने के लिए आने लगे। उन सब के लिए कालकी सिर्फ एक खिलौना थी, जिसका वो बस इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त वो सभी खुश थे, पर कालकी बहुत उदास। वो दिन भर घर के काम करती और रात में उस घर के मर्द उसका बुरा हाल कर देते थे। सप्ताह के अंत में जब सूरज का दिन आया तो उसने कालकी की हालत पर दया आने लगी। वो दिन में कालकी के साथ काम भी करवाता और उसका ध्यान भी रखता था, पर उसके बाकी के भाई तो उसे दिन रात चूसा करते थे। यहाँ तक कि उसका ससुर भी उसके साथ रात बिताने आता था, पर कालकी उन लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। शुरू में तो उसे सूरज भी पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे उसे वो पसंद आने लगा। अब तो वो उसके साथ हंसती मुस्कुराती भी थी। वो भी अब सूरज को पसंद करने लगी थी। वो पूरे हफ्ते बस सूरज के आने का इंतजार करती थी। दोनों साथ में काफी मजेदार बातें करते थे और किताबें भी पढ़ते थे। इस अजीब माहौल के बीच भी धीरे धीरे उनका प्यार परवाना चढ़ रहा था। रघु भी ये सब देखकर बहुत खुश था, लेकिन घर में बाकी लोग ये सब देखकर खुश नहीं थे। सूरज दिन भर कालकी के साथ बातें करता था और उसे हंसाता रहता था। कालकी को सूरज के साथ इतना मजाक करते हुए देखकर रामचरण और उसके बाकी के बेटे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जब वो उसे बात करने की कोशिश करते थे तो वो उनसे मुंह मोड़ लेती थी। पर उन लोगों ने तो कभी फूल सी कालकी को इंसान समझा ही नहीं, तो आखिर वो उसे मन की भावनाओं और इच्छाओं को कैसे समझते। यहाँ रघु भी कालकी और सूरज के साथ खुश रहने लगा था, पर अब सूरज से रामचरण और उसके भाइयों ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जलन के मारे उसे सारे रिश्ते तोड़ चुके थे। कहते हैं कि खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। इस तरह सूरज की जिंदगी में भी एक दिन आया, जिसमें आया उसका कॉलेज का रिजल्ट। अब क्योंकि शादी के बाद से सूरज घर गृहस्थी में व्यस्त हो चुका था और कालकी के साथ भी उसका ज्यादा वक्त बीत रहा था, इस वजह से उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और आधे से ज्यादा विषयों में फेल हो गया। ये सब जब रामचरण और बाकी लोगों को पता चला तो वो खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें एक मौका मिल गया है सूरज पर अपना गुस्सा निकालने के लिए। रामचरण रिजल्ट पढ़कर उसे मारने लगता और बाकी लोग भी उस पर अपना गुस्सा निकाल लेते। ये सब दूर से कालकी देख रही थी, पर उसने सूरज का हौसला कम नहीं होने दिया। इन सब से कालकी और सूरज की नजदीकियां कम होने की जगह और बढ़ गई, और ये सब देखकर अब रामचरण और उसके भाइयों से रहा नहीं गया। अगले दिन जब सूरज कॉलेज जाने के लिए निकला तो उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया आप सोच भी नहीं सकते। उन लोगों ने उसे जान से मारकर नदी में फेंक दिया। अगले दिन जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा, लेकिन घर के बाकी लोगों ने इस बात का मुद्दा बनाकर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया। सूरज की मौत से अब कालकी का उस घर में रहने का कोई मकसद नहीं बचा। एक वही था जो उसे प्यार करता था। वो पूरा दिन रोती रहती है और अब वो इंसानी भेड़ियों के बीच बिल्कुल अकेली है। उसके रोते रहने पर बाकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस हवस के प्यासे थे। उनके लिए औरत बस एक जिंदा लाश थी जिसे वो अपने पैर की जूती समझते थे। इन सब से परेशान होकर एक दिन कालकी ने रघु के हाथों एक चिट्ठी अपने पिता को लिखी, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में उन्हें बताया। इसके कुछ दिनों बाद प्रताप एक महंगी सी कार में कालकी के घर आया
और उसने आकर रामचरण से 1 लाख रुपए लिए और कुछ देर बाद कालकी को झूठी सहानुभूति देकर वहां से चला गया। जिस लड़की के पिता ने उसे बेच खाया हो और किसी और व्यक्ति से क्या ही उम्मीद रख सकते। प्रताप जानता था कि कालकी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन पैसों ने उसका मुंह इस तरह पकड़ रखा था कि वो उसे ढंग से आशीर्वाद भी दे ना सका। यहाँ से कालकी को यह समझ आ चुका है कि अब उसके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं बचा। गौर करने वाली बात तो यह है कि जहाँ कोई लड़की नहीं है वहां अगर कोई लड़की आ जाए तो उसे पलकों पर बैठा कर रखना चाहिए, पर यहाँ तो कालकी की हालत पैरों की चप्पलों से भी खराब थी। एक रात वो रो रो कर रघु से अपने घर जाने की भीख मांगने लगती है। रघु था तो एक बच्चा ही, पर फिर भी वो कालकी की मदद करना चाहता। इस वजह से अगली सुबह वो दोनों घर छोड़कर भागने की कोशिश करते, लेकिन रामचरण और उसकी बेटी भी कुछ कम नहीं थे। वो लोग उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लेते हैं और रघु को वहीं मार डालते हैं। वहीं कालकी को सजा के तौर पर गौशाला में ले जाकर बांध दिया जाता है, वो भी जंजीरों से। रघु गांव में एक पागल आदमी को हमेशा खाना खिलाया करता था और उसके मर जाने पर वो पागल आदमी बहुत रोता है। उस रात रघु के चाचा उस पागल आदमी को भड़का देते हैं और उसे रामचरण के घर सबको मारने के लिए भेज देते हैं। वो लोग गौशाला के रास्ते अंदर आते हैं जहां उसकी नजर जंजीरों में बंधी कालकी पर पड़ती है। उसे देखकर रघु के चाचा का मन डोल जाता है। वो बदले की आग में कालकी के साथ गलत काम कर देता है और वो उस पागल को ये समझा देता है कि ये बस एक बदला है। अब रघु के मर जाने के बाद रामचरण ने घर में एक नया नौकर रख लिया। वो लड़का भी रघु की ही उम्र का एक बच्चा सुखा था। सुखा भी कालकी का ध्यान रखा करता है क्योंकि उसके दिल में भी उसके लिए सहानुभूति थी। वहीं दूसरी तरफ रघु के चाचा गांव के सभी लोगों को भड़का रहा था। वो दिन में लोगों को रामचरण के खिलाफ भड़काता और रात में रामचरण के ही घर में घुसकर कालकी के साथ गलत काम करता। मतलब वो एक नंबर का दोगला इंसान था। वही रामचरण अब अपने बेटों के लिए एक दूसरी लड़की देखने के लिए पंडित जगन्नाथ से बात करता है, जिस पर पंडित उससे कहता है दूसरी लड़की मिलना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें कालकी से ही काम चला लेना चाहिए। पर अब रामचरण उसे अपने घर में लाने से इनकार कर देता है। फिर भी बारी बारी वो और उसके बेटे गौशाला में भी जाकर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। वक्त बीत जाता है। अब कालकी का पेट काफी बड़ा हो जाता है। वो लोग पंडित को बुलाते हैं जो ये घोषणा करता है कि कालकी अब मां बनने वाली है। पंडित जब ये पूछता है कि कालकी का बाप कौन है तो सभी लड़के आपस में लड़ने लगते हैं। तभी रामचरण सभी को शांत रहने के लिए कहता है और खुद को कालकी के बच्चे का पिता बताता है, क्योंकि पहली रात उसने ही कालकी के साथ बिताई थी। अब ये सब सुनकर उनके बेटों को गुस्सा तो आता है, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने पिता का विरोध करने में सक्षम नहीं था और इसीलिए वो सभी ये मान लेते। जब कालकी के प्रेग्नेंट होने की खबर गाँव वालों को मिलती है तो रघु का चाचा उस पागल को कालकी के बच्चे का बाप बताता है और सभी गांव वालों के साथ रामचरण के घर कालकी को लेने के लिए जाता है। उस पागल को तो किसी बात की समझ थी ही नहीं और इस वजह से वो भी रघु के चाचा की बात मानता रहता है। जैसे ही वो लोग रामचरण के घर पहुंचते हैं वो उन लोगों की बात सुनते ही अंदर से बंदूक लेता है और फायर करने लगता है। बंदूक देखकर सभी लोग भाग जाते हैं, पर रामचरण के बेटे उनके पीछे बदला लेने के लिए जाने लगते हैं। वो लोग जाकर उस पागल आदमी को मार देते हैं, जिससे रघु के चाचा के सपोर्टर और बढ़ जाते हैं और वो लोग मिलकर रामचरण के बेटों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूरे गांव में हर तरफ भागा दौड़ी होने लगती है। इस बीच कालकी को लेबर पेन भी होने लगता है और वो एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। उस वक्त रामचरण घर पर ही था और एक लड़की को देखकर वो एक बार फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बेचारी कालकी उसके सामने उस बच्ची को ना मारने की भीख मांगती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक पीछे से सुखा आकर उसे चाकू मार देता है। इससे पहले कि वो उस बच्ची को मार पाता वो खुद मारा जाता है। ये सब कुछ पंडित जगन्नाथ भी खड़ा होकर देख रहा था, पर अब वो बहुत घबरा चुका है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं रामचरण की तरह सुखा भी उसे ना मार दे, और इस वजह से वो खुद ही वहां से भाग जाता है। पर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता क्योंकि बाहर दो समाज के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें पंडित भी उसकी चपेट में आ जाता और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पूरे गांव में शांति हो जाती है क्योंकि रामचरण और उसके बेटों का खात्मा हो चुका था। गांव के लगभग सभी लोग दंगे में मारे जा चुके। कालकी चाहती तो उस बच्ची को ना अपनाती क्योंकि न जाने वो किसकी बेटी थी, लेकिन अगर वो उस बच्ची को वैसे ही मन ने छोड़ देती तो उसमें और उन दरिंदों में क्या ही अंतर रह जाता। पुराने जमाने से चले आ रहे रीति रिवाजों को आंख में पट्टी बांधकर फॉलो करते रहना क्या सही है? क्या हमें इस तरह की भ्रष्ट इंसानियत की सीमाओं को लंघवाने वाले रिवाजों को बंद कर देना चाहिए? क्या आज भी हमें इस तरह के सामाजिक दरिंदों से अपनी बेटियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? इस बारे में विचार जरूर करिएगा, क्योंकि कई ऐसी जगह आज भी है जहां लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।